फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में जो हमारा है फिजिक्स से रिलेटेड है। पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे प्रकाश के प्रवर्तन में कि प्रकाश किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश पुंज के प्रकार भी देख चुके थे और हम लोग देख चुके थे कि प्रकाश पुंज को ही किरण पुंज कहते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि समांगी माध्यम किसे कहते हैं, विषमांगी माध्यम किसे कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, और इसके आगे और सारे बिंदु, परावर्तन बिंदु, अभिलंब, ये सारे देखेंगे कि किसे कहते हैं। चलिए आइए लोग हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो एक है समांगी और दूसरा है देखिए दो है, एक समांगी माध्यम है और एक विषमांगी माध्यम है। समांगी माध्यम उसे कहते हैं जिस माध्यम में उसका गुण एवं बनावट सभी जगह समान होगा, और विषमांगी में क्या होता है कि गुण एवं बनावट सभी जगह समान नहीं होता है, उसे विषमांगी माध्यम कहते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि वह माध्यम, जैसे समांगी माध्यम हम लोग कहेंगे कि वह माध्यम जिस माध्यम कहते हैं, माध्यम कहते हैं और इसका जस्ट उल्टा होगा कि इसमें गुण एवं बनावट समान नहीं होता है, उसे विषमांगी माध्यम कहते हैं। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं यहाँ कि वह माध्यम विषमांगी माध्यम कहते हैं, विषमांगी माध्यम कहते हैं। ये रहा समांगी माध्यम किसे कहते हैं, तो जिसमें गुण एवं बनावट समान हो उसे समांगी माध्यम कहते हैं, और जिसका गुण एवं बनावट समान ना हो उसे विषमांगी माध्यम कहते हैं। विषमांगी माध्यम का एक उदाहरण जैसे हो सकता है कि कीचड़। कीचड़ में क्या होता है कि कीचड़ की जो मात्रा होता है संपूर्ण रूप से सभी जगह उसका गुण एवं बनावट समान नहीं होता है। और एक समांगी माध्यम का एक एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे होता है कि चीनी पानी का शरबत है, एक समांगी माध्यम का उदाहरण हो सकता है, और विषमांगी माध्यम का उदाहरण होगा कीचड़ और समांगी माध्यम का उदाहरण होगा चीनी पानी का शरबत। समझ में आ गया? अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा क्या समझ में नहीं आया, उसके अगले वीडियो में हम लोग हल करेंगे, समझाएंगे आपको कि इसका ये होगा। इसके बाद समांगी और विषमांगी के बाद आता है पदार्थ, कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, परभासी पदार्थ किसे कहते हैं और अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। चलिए दोस्त हम लोग देखते हैं पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। देखिए पारदर्शी पदार्थ कहता है पारदर्शी, दर्शी मतलब होता है देखना, अपार मतलब आर पार। जिस वस्तु से हम किसी को आर पार देख सकते हैं, किसी वस्तु को हम आर पार देख सकते हैं किसी वस्तु से, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे मेरे पास जो अभी चश्मा जो है, इस चश्मा के एक छोर से दूसरे छोर हम देख सकते हैं, दूसरे साइड के किसी वस्तु को हम देख सकते हैं चश्मा के माध्यम से। तो चश्मा में क्या लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, तो शीशा क्या हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा। किसी वस्तु, तो वह वस्तु चाहे वह पदार्थ जिससे हम किसी वस्तु को एक छोर से दूसरे छोर के देख सकते हैं, उसे पारदर्शी कहते हैं। या हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे तो एक और तरीका है कि वह वस्तु जिससे प्रकाश किसी एक छोर से दूसरे छोर तक चला जाए, उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे शीशा जो है, पानी है, इसमें प्रकाश एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से चला जाता है, उसे पारदर्शी कहते हैं। समझ गए? वहीं जस्ट इसके उल्टा क्या हो जाएगा, अपारदर्शी। अपारदर्शी तो वह पदार्थ जिसमें प्रकाश एक छोर से दूसरे छोर तक नहीं जाता है, एक छोर से दूसरे छोर तक नहीं जा सकता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। या हम लोग बोल सकते हैं कि उसके आगे से मान लीजिए हम यहाँ पर लगा दिए, हाथ लगा दिए, तब मेरा आप लोग आंख नहीं देख पाएंगे, या चश्मा नहीं देख पाएंगे, चेहरा नहीं देख पाएंगे।
तो क्या हो गया कि एक दूसरे के जैसे ये तो हो गया, चाहे गत्ता है, गत्ता आप लोग समझ रहे हैं, अगर गत्ता है या कोई लकड़ी है, इससे अगर हम लोग देखेंगे तो उसके आर पार नहीं देख पाएंगे या प्रकाश नहीं जा पाएगा। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपार मतलब पार नहीं होगा, अदर्शी मतलब देखना, तो हम लोग उस पार के वस्तु नहीं देख पाएंगे, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ये रहा। तीसरा क्या रहा कि पारभासी पदार्थ है। तो कुछ वैसे वस्तुएं होते हैं, या तो हम लोग उसे धुंधले रूप में देखते हैं, कुछ वस्तुएं ऐसे हैं जिसके आर पार की चीजें हम लोग धुंधले धुंधले रूप में देखते हैं, स्पष्ट रूप से नहीं देखते हैं। जैसे क्या होगा, पारदर्शी में हम लोग स्पष्ट रूप से देखते हैं, पारदर्शी में हम लोग किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखते हैं, साफ साफ देख पाते हैं। और पारदर्शी में हम लोग देखते ही नहीं है, देख ही नहीं पाते हैं। और वही पारभासी पदार्थ में क्या होता है कि हम लोग किसी वस्तु को धुंधले रूप से देखते हैं। जैसे कोई अगर शीशा है, कोई कांच है, उससे हम लोग रगड़ देंगे तो रगड़ा हुआ शीशा क्या हो जाएगा, पारभासी पदार्थ एग्जाम्पल हो जाएगा। या कोई कागज है और उस पर तेल लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, पारभासी पदार्थ का एग्जाम्पल हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आइए हम लोग इसको देख रहे हैं कि क्या इसको पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, अपारभासी पदार्थ के परिभाषा डेफिनेशन क्या होता है। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग। जैसे हम लोग देखेंगे जिस पदार्थ में, जिस पदार्थ में प्रकाश, जिस पदार्थ में प्रकाश आर पार, जिस पदार्थ में प्रकाश आर पार हो जाती है, आर पार हो जाती है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। उसे पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे जैसे कांच, पानी और सारी चीज हो जाएगी, बहुत सारी चीज हो जाएंगी। जैसे आर पार हम जिस वस्तु से देख सकते हैं वो क्या हो जाता है, पारदर्शी कहलाता है। उसके बाद अपारदर्शी पदार्थ किससे कहते हैं, कि जिससे, कि वह पदार्थ जिसमें प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो वह पदार्थ अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में बहुत सारे हो जाएंगे, लकड़ी, गत्ता, गत्ता बहुत सारे हो जाएंगे, ईंट हो जाएंगे, मकान हो जाएगा, घर हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा, बहुत सारा ऐसा चीज हो जाएगा जिससे हम लोग प्रकाश आर पार नहीं कर पाता है, उसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और रहा बात है गत्ता, शायद आप लोग गत्ता समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे। देखिए गत्ता क्या होता है कि जिसमें कुछ पैक होकर आता है ना, कूड, उसे हम लोग कूड भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग बहुत जगह पर कूड बोला जाता है उसे। तो गत्ता होता है जिसमें कुछ बॉक्स डिब्बा होता है, जैसे बिस्किट का डिब्बा आता है, एक पैकेट में पैक करके आता है, कागज जैसा रहता है, उसे तो लोग गत्ता बोलते हैं हम लोग उसको। यहाँ पर गत्ता भी क्या होता है, गत्ता लकड़ी होता है, वो अपारदर्शी हो जाएगा। पारदर्शी में जो आर पार वस्तु साफ साफ हो जाती है, जिसमें कांच, पानी हो जाएगा। अब रहा पारभासी पदार्थ। अब क्या रहा, पारभासी पदार्थ। तो वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश कुछ ही भाग, प्रकाश के कुछ ही भाग आर पार हो पाते हैं, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जिसमें वैसे पदार्थ, वह पदार्थ, वह पदार्थ कहलाते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में हो जाएगा घिसा हुआ कागज, सॉरी घिसा हुआ
कांच, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। देखिए ये हो गया पारदर्शी। आप लोग समझ गए कि पारदर्शी किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं और पारभासी किसे कहते हैं। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेंगे इसको। चलिए देखते हैं कि पारदर्शी में कि वह पदार्थ जिसमें प्रकाश आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, और अपारदर्शी पदार्थ में कि वह पदार्थ जिसमें प्रकाश आर पार नहीं हो पाते हैं उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और उसके बाद पारभासी पदार्थ है कि वह पदार्थ जिसमें प्रकाश प्रकाश के कुछ ही अंश आर पार हो पाते हैं उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। अगर दिक्कत है आप लोगों को तो पूछिएगा, कमेंट में जरूर बोलिएगा कि यहाँ पर दिक्कत है। और अगर समझ में आ गया तो चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर, अगले पॉइंट पर चलते हैं। चलिए ठीक है, आइए अगले पॉइंट पर हम लोग। चलिए दोस्त हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पर जो हम लोग का छाया है। हम लोग आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े, तो पढ़े हम लोग जो पढ़े पारदर्शी पदार्थ और माध्यम पढ़ लिए, समांगी माध्यम और विषमांगी माध्यम। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, छाया किसे कहते हैं। छाया किसे कहते हैं, आइए हम लोग देखते हैं छाया। ध्यान दीजिए, छाया जो होता है परछाई का ही, परछाई जो होता है जैसे छाया कहीं कहीं परछाई है, शैडो बोला जाता है उसे। अब देखिए, अब जब मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को तो पीछे देखिएगा तो एक छाया बन रहा है, देखिए प्रतिबिंब बन रहा है, जो छाया बन रहा है, एक परछाई बन रहा है, तो जो छाया उसी को कहते हैं। तो प्रकाश के, अब देखिए लाइट आ रहा है इस साइड में, प्रकाश के विपरीत दिशा में बनने वाले परछाई को छाया कहते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं हूं और बोर्ड पर जो परछाई बन रहा है तो प्रकाश इस साइड से आ रहा है, प्रकाश इधर से आ रहा है, और क्या प्रकाश के विपरीत दिशा में, प्रकाश के विपरीत दिशा में किसी वस्तु को जिस वस्तु पर प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश के विपरीत दिशा में जो परछाई बनता है उसे हम लोग छाया कहते हैं। प्रकाश के विपरीत दिशा में छाई को, प्रकाश के विपरीत दिशा में बनने वाले परछाई को छाया कहते हैं। क्या कहते हैं, छाया कहते हैं, छाया कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश के जो विपरीत दिशा में जो परछाई बनता है उसे छाया कहते हैं। दिक्कत आप लोगों को, अगर दिक्कत होगा तो वही बार बार बोल रहा हूं कि अगर दिक्कत होगा तब कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा कि यहाँ पर दिक्कत है। चलिए अब इसके बाद अब हम लोग देखेंगे जो मेन टॉपिक है जिस पर हम लोग जो हम लोग का चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोग परावर्तन के बारे में देखेंगे कि परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के कितने नियम होते हैं, परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं, उसमें आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, समतल दर्पण किसे कहते हैं। ये अब हम लोग क्या इसके बाद ही शुरू होगा। जो प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर है उसके जो रियल में जो अभी पढ़ना जो है अब हम लोग शुरू करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन, ठीक है। ध्यान दीजिए, जो प्रकाश जो परावर्तन है, जो प्रकाश के
परावर्तन है, इसमें क्या है कि हम लोग कह सकते हैं, देखिए किसी समतल सतह पर, जो जिसको हम बोल रहे हैं समतल सतह या समतल दर्पण, समतल दर्पण या समतल सतह, यह आपतित किरण, आपतित किरण, यह है परावर्तित किरण। ठीक है, ये हो गया। अब समतल जो प्रकाश का परावर्तन है, क्या कहते हैं कि जब किसी समतल सतह पर, जब किसी समतल सतह पर आपतित मतलब होगा आने वाला किरण, और परावर्तित मतलब कि जाने वाला किरण, प्रवर्तन के बाद जाने वाला किरण का परावर्तित किरण कहते हैं। तो कहते हैं कि जब किसी समतल दर्पण या समतल सतह पर प्रकाश टकराती है, प्रकाश आकर यहाँ पर टकरा कर फिर पुनः वापस चली जाती है, उससे क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। उससे ही प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। ऐसे परिभाषा के रूप में जब हम लोग देखेंगे डेफिनेशन के रूप में, कि जब कोई प्रकाश किसी समतल या चिकने सतह पर टकराकर वापस लौट जाती है, इस माध्यम को हम प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। समझ गए? ये समतल दर्पण हुआ। आपतित किरण मतलब आने वाले किरण, सूर्य से जो आने वाले किरण या किसी स्रोत से, प्रकाश स्रोत से आने वाले किरण जब दर्पण पर टकराती है तो फिर वापस चली जाती है। इसी प्रक्रिया को या इसी माध्यम को ही हम लोग प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए इसका हम लोग डिफिनेशन लिख रहे हैं। इसे अगले बार जस्ट हम कुछ देर बाद हम इस फिगर को बनाएंगे अच्छे से, तो आप लोग नोट कर लीजिए। बस समझाने के लिए यहाँ पर हम फिगर बना दिए थे, इसे जस्ट हम बनाएंगे अभी, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए इसका डेफिनेशन लिख दे रहे हैं कि वह माध्यम कहलाते हैं, कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश किसी समतल सतह पर टकराकर वापस चले जाते हैं, उसे परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को कि प्रकाश किसे कहते हैं? तो बताए थे कि वह माध्यम जिसमें किसी वस्तु को साफ शब्द से प्रकाश कहते हैं, और प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? तो वह माध्यम जिससे हम प्रकाश किसी समतल सतह से टकराकर वापस चली जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। छाया भी आप लोग देख लिए हैं कि प्रकाश के विपरीत दिशा में बनने वाले वस्तु की, प्रकाश के विपरीत दिशा में बनने वाले परछाई को क्या कहते हैं? हम लोग छाया कहते हैं। ठीक है, अब आइए अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आइए देखिए, हम परावर्तन के प्रकार पढ़ेंगे। देखिए, परावर्तन के नियम और परावर्तन के प्रकार दोनों अलग है। परावर्तन के नियम भी दो ही होते हैं और परावर्तन के प्रकार भी दो ही होते हैं। तो परावर्तन के प्रकार पर हम लोग देख लेंगे कि परावर्तन के प्रकार किसे कहते हैं, कि परावर्तन के प्रकार में कौन कौन होते हैं, उनकी विशेषता क्या है। देखिए, एक परावर्तन के प्रकार में नियमित परिवर्तन हो गए और दूसरा हो गए अनियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन और अनियमित परिवर्तन। अब नियमित परिवर्तन में क्या होता है, देखिए हम लोग नाम सुनकर ही ऐसा जब हम लोग देख रहे हैं कि नियमित परिवर्तन, तो हम लोग देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि यह परिवर्तन नियमित रूप से होता होगा। इसका मतलब क्या होगा नियमित रूप से, कि जो होगा, जो सूर्य के प्रकाश आएंगे तो क्या होगा, पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाएंगे। उसके जो सारे भाग होंगे, जो प्रकाश के जितने अंश होंगे, सारे परावर्तित हो जाएंगे। ऐसे परिवर्तन को हम लोग नियमित परिवर्तन कहते हैं। और इसके लिए सबसे जरूरी क्या भाग है कि समतल या चिकने सतह होना चाहिए। नियमित परिवर्तन होने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि समतल और चिकने सतह होना जरूरी चाहिए, क्योंकि प्रकाश के पूरे अंश, जितने प्रकाश आपतित हो रहे हैं, उतना प्रकाश परावर्तित होने के लिए सबसे जरूरी चिकने और समतल सतह होने चाहिए, उसे नियमित परिवर्तन करने के लिए।
और अनियमित परिवर्तन में इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा कि जिसमें प्रकाश के पूरे भाग, पूरे अंश परिवर्तित नहीं हो पाते हैं, उसे अनियमित परिवर्तन कहते हैं। इसके लिए कोई चिकने और चिकने, चमकीले एवं समतल सतह नहीं चाहिए, इसमें रुखड़े सतह का होता है। रुखड़े सतह के कारण ही प्रकाश का पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं हो पाता है, उसे अनियमित परिवर्तन कहते हैं। और चिकने सतह के कारण प्रकाश पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है, उसे नियमित परिवर्तन कहते हैं। समझ गए आप लोग? तो आइए इसके हम लोग डिफिनेशन लिख ले रहे हैं। वह माध्यम हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, उससे परावर्तित हो जाती है, उससे नियमित परिवर्तन कहते हैं। उससे नियमित परावर्तन कहते हैं। उससे नियमित परावर्तन कहते हैं। हो गया कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश चिकने एवं समतल सतह पर पड़कर पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती है, उसे नियमित परिवर्तन कहते हैं। और इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश किसी रुखड़ी सतह पर पड़कर पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं होती है, उसे अनियमित परिवर्तन कहते हैं। चलिए देख लेते हैं कि वह माध्यम अनियमित परावर्तन कहलाते हैं। अनियमित परावर्तन कहलाते हैं। हो गया। वहीं कि नियमित में क्या होता है कि पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाते हैं, और अनियमित में पूर्ण रूप से परावर्तित नहीं हो पाते हैं। तो यही दोनों का नियमित परिवर्तन और अनियमित परिवर्तन। ये क्या है? परिवर्तन के प्रकार है, परिवर्तन के नियम नहीं है। ये आप हरगिज याद कीजिएगा कि परिवर्तन के नियम नहीं है, ये क्या है? परिवर्तन के क्या है? एक प्रकार है, नियमित परिवर्तन और अनियमित परिवर्तन। समझ गए? अब इसके बाद हम लोग देखेंगे परिवर्तन के नियम। ये परिवर्तन के नियम देखने से पहले हम लोग इसके बारे में देख ले रहे हैं कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। इसके बाद हम लोग परिवर्तन के नियम देखेंगे। ये देखने के बाद आप लोग को और ज्यादा समझ में आएगा परिवर्तन के नियम। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके परिवर्तन के जो कुछ परिवर्तन में जो जो भाग लेते हैं, आपतित किरण, परिवर्तित किरण, समतल दर्पण, इस सारे के डिफिनेशन देख ले रहे हैं। आइए चलिए देखते हैं। चलिए दोस्त, आइए देखते हैं हम लोग। ये जो फिगर था जस्ट कुछ देर पहले आप लोगों को बनाए थे, फिर से हम लोग देख ले रहे हैं इस फिगर के बारे में। ध्यान दीजिए, जो यही फिगर है प्रकाश का परिवर्तन का एक फिगर है, और इसे हम लोग आई कहते हैं और इसे आर। ध्यान दीजिए, जो फिगर है इसमें हम लोग बताए थे, पिछले बार बताए थे, पिछले जस्ट जब पिछले फिगर बनाए थे, तो कि जो आपतित किरण हो रही है, आपतित किरण हो रही है, तो आपतित किरण क्या हो रही है कि समतल दर्पण पर टकराने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब परावर्तित किरण किसे कहते हैं कि समतल दर्पण से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और एक आता है आपतन बिंदु, जो यहाँ पर एक आपतन बिंदु है, उससे हम लोग क्या कहते हैं कि समतल दर्पण पर वह बिंदु जिस पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही स्थान पर होते हैं, वो आपतन बिंदु कहलाता है। फिर उसके बाद आता है अभिलंब, कि वह काल्पनिक रेखा जो आपतन बिंदु पर स्थित होता है, उसे अभिलंब कहते हैं। समझ गए? तो चलिए आइए हम इसके बारे में देख लेते हैं परिभाषा के द्वारा। देखिए, इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, और इससे हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, जो इससे बोलेंगे हम लोग। ये जो है, इससे हम लोग अभिलंब बोलेंगे।
इससे हम लोग अभिलंब बोलेंगे। यहां जो है इसे हम लोग आपतन बिंदु बोलेंगे। और जो यहाँ पर आई है, आई, आई का अर्थ हो गया आपतन कोण। आई का अर्थ हो गया आपतन कोण। और आर का अर्थ हो गया परावर्तन कोण। आर का अर्थ हो गया परावर्तन कोण। हो गया। चलिए अब इतना सारा जो है, सारे लोग आप समझ रहे हैं। देखिए कि आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु। हम जस्ट बताते हैं कि समतल दर्पण पर टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और जो आपतन बिंदु पर, जिस पर तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों रहता है जिस बिंदु पर, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। समझ गए। अब समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो जिस पर प्रकाश के परिवर्तन की क्रिया होती है, जिस जिस दर्पण पर प्रकाश के परिवर्तन की प्रक्रिया होती है, उसे प्रकाश के समतल दर्पण कहते हैं। समझ गए आप। तो चलिए आपतित किरण के बारे में हम लोग देख ले रहे हैं। आपतित किरण, आपतित किरण पर टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण कहते हैं, ये हो गया। अब हो गया परावर्तित किरण के बारे में देख लीजिए। परावर्तित किरण, देखिए अब एक दर्पण परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। हो गया। समझ गए आप लोग। वही जस्ट है कि आपतित किरण जब दर्पण पर टकराने वाली उसे आपतित किरण, और टकरा कर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। दिक्कत किसी को नहीं। अगर दिक्कत नहीं आप लोगों को, तो आइए हम लोग देखते हैं अभिलंब के बारे में। चलिए आइए देख ले रहे हैं। अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आइए। देखिए अभिलंब को दो तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं कि आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं, ये तो एक हो गया। और दूसरा है कि आपतन बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं। समझ गए। तो हम लोग जो आप लोग को विचार करेगा वो लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं है। तो हम लोग लिख रहे हैं कि आपतन बिंदु कहते हैं, ये हो गया अभिलंब। अब उसके जो बाद है आपतन बिंदु। आइए आपतन बिंदु को हम लोग देख ले रहे हैं। आपतन वह बिंदु जिस पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों स्थित हो, तीनों स्थित हो, उससे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे आपतन बिंदु, उसे आपतन बिंदु कहते हैं, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ये रहा आपतन बिंदु। जस्ट आपतन बिंदु देखिए कि आपतित किरण भी है, परावर्तित किरण भी और अभिलंब तीनों इसी बिंदु पर है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद ये तो हो गया अभिलंब, आपतन बिंदु हो गया, आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया। अब इसके बाद हम लोग को है आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण और
परावर्तन कोण। चलिए आपतन कोण परावर्तन कोण को देख लेते हैं। आइए दोस्त देखते हैं आपतन कोण। आपतन कोण पर देख लीजिए क्या है कि आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण है ना आई, उससे कहते हैं हम लोग आपतन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को क्या आपतन कोण कहते हैं। तो हम लिख लेंगे कि आपतित किरण आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और इससे हम आई से सूचित करते हैं, इससे ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण में वही हाल है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को उसे परावर्तन कोण कहते हैं और इसे आर से सूचित करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और इसे हम आर से सूचित करते हैं। चलिए देख लीजिए परावर्तन कोण के बारे में। परावर्तित किरण करते हैं, समझ में आ गया आप लोग। चलिए एक बार हम रिवीजन कर ले रहे हैं पूरा को, क्योंकि इसके बाद हम फिर इसे पूरा मिटाने वाले हैं। हो गया आप लोग को, ध्यान दीजिए। देखिए जो ये आपतित किरण है, आपतित किरण समझ रहे हैं कि आपतित किरण कि समतल दर्पण पर टकराने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं और समतल दर्पण से टकराकर वापस जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं और जिस बिंदु पर तीनों परावर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब तीनों होते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे अभिलंब कहते हैं। अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई ले सूचित किया जाता है और परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। समझ गए आप लोग। तो यही है इसका जो परिचय है, प्रवर्तन प्रकाश के प्रवर्तन में जो परिचय यही है इसका। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये सारे क्वेश्चन है, कितने बार बिहार बोर्ड में पूछ चुके हैं, बहुत बार बोर्ड में पूछ चुके हैं। और उसके बाद आप लोग देखेंगे कि जो प्रकाश के जो नियम है, प्रकाश के प्रवर्तन के जो नियम है वो भी बहुत बार पूछ चुका है, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिए दोस्त, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम है। देखिए पहला क्या नियम है, जो पहला नियम है प्रकाश के प्रवर्तन के कि जो ये आपतन कोण है ना परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 45 डिग्री ही होगा। तो प्रकाश के प्रवर्तन के पहला सबसे नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं इसे कि कोण आई बराबर कोण आर हो गया। अब इसके बाद हम लोग देख सकते हैं जो दूसरा नियम है, तो देखिए जो दूसरा नियम है इसको हम लोग कहते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। जैसे हम लोग पिछले पढ़े थे आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो आपतन बिंदु था ना यहाँ पर, इस पर तीनों स्थित होते हैं। तो वही होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह प्रकाश का प्रवर्तन के दूसरा नियम है। प्रकाश के प्रवर्तन के दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण
आपतित किरण आपतित होते हैं। हो गया, समझ गए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। उसे प्रकाश के दूसरा अपवर्तन, प्रकाश के परिवर्तन के दूसरा नियम कहते हैं। और प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम है कि आपतन कोण, परिवर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समझ गए? तो आज हम लोग इतना ही वीडियो रखेंगे और ये बहुत सारा भी सीरीज आएंगे, प्रकाश का परिवर्तन के सीरीज अभी 2-3 वीडियो और आएंगे प्रकाश के परिवर्तन से रिलेटेड। तो अगर आप लोगों को पसंद पड़ा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।